तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम शुरू करने वाले यूनिट 4। यूनिट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस यूनिट के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उसका लिंक जो है वो आपको हमारी पोस्ट में मिल जाएगा। सो चलो शुरू करते हैं यूनिट 4। इसका इंट्रोडक्शन है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो लास्ट 2 डिकेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और इसके मेन रीजंस है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से और क्योंकि और नई कॉम्पिटिटिव जो फोर्सेस है वो फाइनेंशियल मार्केट में आई हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और सुपरविजन की ज़रूरत है। अब हम इसमें कुछ रेगुलेटरी के अथॉरिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ कमेटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहली है कुमार मंगलम बिरला कमेटी। ये वन ऑफ द वेरी फेमस और इनिशियल कमेटी थी जो सैबी ने सेटअप की थी, और ये आई थी 1999 में। इसका पर्पस था कि गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं इंडिया के उनको इन्हांस करे, और जो रिपोर्ट सबमिट की थी इस कमेटी ने वो बहुत ही हेल्पफुल थी इस्टेब्लिश करने के लिए कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंट्री के अंदर। और ये जो कमेटी थी उसने नंबर ऑफ़ सोर्सेज और डॉक्यूमेंट यूज़ किए थे अपनी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कैडबरी कमेटी की रिपोर्ट, OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये कमेटी ने बहुत सारे नए नॉर्म्स और प्रोसीजर फील्ड ऑफ गवर्नेंस में सजेस्ट किए थे, और बहुत सारी चीज़ें ये लेकर भी आई थी। इसका जो मेन फोकस था वो ये था कि क्लियर प्रैक्टिसेस और फ्रेमवर्क डेवलप करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। अब जो कंपनीज थी इस गाइडलाइन से पहले वो बिल्कुल ही क्लूलेस थी कि गवर्नेंस के अंदर क्या क्या आता है, वेरियस प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं जो इसके अंदर परफॉर्म करनी चाहिए। तो ये जो कमेटी थी वो पहला स्टेप था ये रिफॉर्म्स के लिए, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारे और भी रिफॉर्म्स आए, और उनके लिए इसने एक बेस की तरह काम किया। अब आ जाते हैं हम रिकमेंडेशन गिवन बाय द कमेटी। क्या क्या रिकमेंडेशन थी? तो पहला था कि कमेटी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इन्हांस करने के लिए। उनका कहना था कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू इन्हांस करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, कमेटी ने क्लियरली डिफाइन किया था रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और इन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई भी फाइनेंशियल रिलेशनशिप होना नहीं चाहिए प्रमोटर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ, और अगर ऐसा सच रिलेशन कोई होता भी है तो उसे एनुअल रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोज करना होगा। तीसरा, ये जो कमेटी थी इसने एडवाइस किया था कि बोर्ड जो है वो ब्लेंड होना चाहिए, मतलब उसके अंदर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। चौथा, जो कमेटी थी उसने सजेस्ट किया कि हमें ऑडिट कमेटी बनानी चाहिए, मतलब ऑडिट कमेटी ज़रूर होनी चाहिए, और उसके मेंबर्स जो होने चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल बोर्ड डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये कमेटी जो थी उसने इंश्योर किया कि क्रेडिबिलिटी और फेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और ये जो ऑडिट कमेटी है वो एटलीस्ट 3 बार साल में मिलनी चाहिए। फिफ्थ, कमेटी ने कुछ पावर भी ऑडिट कमेटी को ग्रांट की थी, जो पावर थी जैसे कि एग्जामिन करना एक्टिविटी विद इन इट्स स्कोप, रिक्वेस्ट करना इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिजायर्ड एम्प्लॉय, और ऑब्टेन करना एक्सटर्नल लीगल और प्रोफेशनल एडवाइस अगर उसे कभी भी फील होता है तो। देन कमेटी जो थी वो एडवाइसेस द ऑडिट कमेटी टू हैव कोऑर्डिनेट, मतलब इस कमेटी ने ऑडिट कमेटी को कहा कि वो कोऑर्डिनेट करके चले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में, इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के बीच में कुछ मैटर्स पे। और वो मैटर्स क्या थे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, फिक्सेशन ऑफ ऑडिट फी, एक्यूरेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड पोस्ट ऑडिट डिस्कशन। सेवेंथ, जो बोर्ड था वो कम से कम पीरियडिकली मिलना चाहिए, और एक प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जहाँ पे सारी जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है वो कंपनी के डिस्कस कर ले जाए। इस कमेटी के हिसाब से बोर्ड को एटलीस्ट 4 बार मीटिंग करनी चाहिए थी साल में। बिरला कमेटी देन आ जाता है इसका 9th पॉइंट। इस 9th के पॉइंट के हिसाब से कमेटी का आइडिया था कि एक रिपोर्ट जिसका नाम है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालाइज रिपोर्ट बनानी चाहिए, और ये एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अंदर आप इंडस्ट्री डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, रिस्क, कंसर्न, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वगैरह रख सकते हो। देन 10th पॉइंट था कि कमेटी ने एडवाइस किया कि कंपनीज़ की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर एक अलग सेक्शन होना चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ये जो जितनी भी रिकमेंडेशन दी गई थी ना वो सैबी ने अडॉप्ट भी की थी कमेटी 25 जनवरी 2000 में, और ये क्लॉज 49 के अंदर इसकी सारी जो ये इन्होंने कंप्लाइंस बताई थी वो इंक्लूड की गई थी। देन आ जाता है नारायण मूर्ति कमेटी। अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक और कमेटी बनाई थी अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस्टर NR नारायण मूर्ति, रिव्यू करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंडिया के अंदर। इसके मेंबर्स जो थे ना उन्होंने कुछ गाइडलाइंस, मतलब इसके मेंबर्स को कहा गया था कि आप गाइडलाइंस बनाओ ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है अमंग द कंपनीज वो प्रमोट हो सके। एंड बिकॉज ऑफ एवर राइजिंग ग्लोबल स्कैम्स की वजह से ये कंपनी को मॉनिटर किया जाना एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट उस टाइम की थी। देयर इज़ अ स्पेशल पावर टू द ग्रुप, और एक स्पेशल पावर भी होनी चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए जिसके पास स्पेशल
पावर होनी चाहिए ताकि वो जो नॉर्म्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं वो भी देख सके। इस कमेटी को कहा गया कि आपकी रिकमेंडेशन को 2 पार्ट में आप डिवाइड करो, मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी, जो कि सेबी ने कहा गया था। अब रिकमेंडेशन जो मैंडेटरी थी वो ये थी कि ऑडिट कमेटी, इसने ऑडिट कमेटी में कहा कि ऑडिट कमेटी का इस कमेटी ने बोला कि ऑडिट कमेटी होनी चाहिए जो एग्जामिन करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपनी की और ड्राफ्ट करे ऑडिट रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। ऑडिट कमेटी जो है वो डिस्कस भी करनी चाहिए कुछ मैटर्स मैनेजमेंट के साथ, लाइक फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है कंपनी की और ऑपरेशन कैसे कैसे चल रहे हैं। जो कमेटी है उसके अंदर कुछ फाइनेंशियल लिटरेट मेंबर होने चाहिए और एटलीस्ट एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो अकाउंटिंग और फाइनेंस मैनेजमेंट फील्ड में एक्सपर्ट हो। रिस्क मैनेजमेंट, इस कमेटी ने कहा कि बोर्ड को प्रॉपर रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मिनिमाइजेशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश करना चाहिए और पीरियडिकली रिव्यू भी करना चाहिए, और जो भी ये जो स्ट्रैटेजीज टाइम टू टाइम लगाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द टाइम मॉडिफाइड भी होनी चाहिए। रिस्क में क्या क्या कैटेगराइज किया था, इकोनॉमिक, जनरल, ग्लोबल, पॉलिटिकल, इंडस्ट्रियल रिस्क इसमें होना चाहिए। देन आ जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो मूर्ति कमेटी थी उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक था इनिशियल पब्लिक प्रोसीजर को लेके। इन्होंने कहा कि कंपनी को सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए, लाइक कंपनी की सेल्स, रेवेन्यू, कैपिटल, एसेट, और कंपनी को प्रिपेयर करना चाहिए फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज करके यूटिलाइज फॉर द पर्पस अदर देन स्टेटेड इन ऑफर ऑडिटर्स। मतलब जो भी उन्होंने चीज़ें ऑफर एंड ऑडिटर्स में स्टेट कर दी हैं उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो सब इन्हें स्टेटमेंट में बतानी चाहिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। देन कोड ऑफ कंडक्ट, कमेटी ने सजेस्ट किया था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कमेटी के कंपनी के, वो एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करे मैनेजमेंट के लिए, उसके मेंबर के लिए, और वो अपलोड करे कंपनीज की वेबसाइट पे, और बोर्ड मेंबर्स एंड द ऑफिसर उस पूरे कोड को कंपाइल करे, मतलब उसको फॉलो करे सारा मैनेजमेंट और बोर्ड मेंबर्स। फिर आ जाता है डायरेक्टर। कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी वेरियस डायरेक्टर के रिगार्डिंग। इन्होंने कहा कि जो कंपनसेशन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वो बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही होगा, मतलब बोर्ड उसे डिसाइड करेगा बट शेयर होल्डर का अप्रूवल उस पर लगेगा। जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर का बोर्ड के अंदर वो शेयर होल्डर्स करेंगे। दूसरा, जो कमेटी थी उसने कहा कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसका सिर्फ एक ही मॉनेटरी रिलेशन होना चाहिए कंपनी के साथ, और वो था रिम्यूनरेशन लेने का, उसके अलावा कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। देन विसल ब्लोइंग, कंपनी एक्ट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी विसल ब्लोइंग एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए। से द विजिलेंस मैकेनिज्म, ऑडिट कमेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। जो कमेटी थी उसने कहा कि अगर किसी भी पर्सन को इनएथिकल या इम्प्रॉपर प्रैक्टिस दिखाई देती है तो वो इन ऑडिट कमेटी को डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। देन आ जाता है इसकी नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन में। तो नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन में पहली थी कि परफॉर्मेंस जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की वो पीयर्स ग्रुप जो है वो रिव्यू करेगा। ठीक है, कमेटी ने कहा कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेस रिस्क और अदर पैरामीटर्स की, और इन्होंने ये भी कहा कि कंपनी को अपने बोर्ड मेंबर्स को इसके लिए ट्रेन करना चाहिए और बेस्ट प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट के लिए जो है वो दिखानी चाहिए। कमेटी ने सैबी के लिए भी कहा कि सैबी को रूल्स बनाने चाहिए रिगार्डिंग अ डिस्क्लोजर ऑफ रिपोर्ट इशूड बाय द सिक्योरिटी एनालिस्ट। देन आ जाता है रिलीवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपका, अब क्या क्या रिलीवेंट प्रोविजन थी। तो जो भी रिकमेंडेशन नारायण मूर्ति कमेटी ने दी थी रिलेटेड टू ऑडिट कमेटी वो इंक्लूड की गई सेक्शन 177 ऑफ द कंपनी एक्ट। कमेटी ने जितना भी सजेशन दिया था, लाइक जो क्या सजेशन था कि जो मेंबर्स हैं ऑडिट कमेटी के वो अंडरस्टैंड करने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक एक्सपर्ट होना चाहिए अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये सेक्शन 177 ऑफ द कंपनी एक्ट में इंक्लूड किया गया। देन सेक्शन 145 ऑफ द कंपनी एक्ट ने एक्ट भी जो था वो भी नारायण मूर्ति कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, जिसके अंदर ये था कि ऑडिटर होना चाहिए, एग्जिस्टिंग ऑडिटर जो है कंपनी का वो ऑडिटर रिपोर्ट साइन करना चाहिए। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, थर्ड थी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे जिनमें भी कंपनी एंटर करेगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू होना चाहिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों इस पे साइन किया है, क्यों इसको माना है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ तो वो विदाउट द कंसर्न, अगर बोर्ड की कंसर्न के बगैर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ तो वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में डिस्प्ले करना होगा, और मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम अ डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया उसके 3 मंथ के अंदर अंदर आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग में वो दिखाना पड़ेगा। देन आ जाता है सेक्शन 166 जो मेंशन था, और ये कहता था ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर के बारे में। इसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्टर है कंपनी के वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग काम करे और गुड फेथ में काम करे, और अपनी जो ड्यूटी है वो बेस्ट स्किल्स, केयर और डिलीजेंस के हिसाब से डिस्चार्ज करे। उनको परमिट नहीं था कि वो कोई भी अपने रिलेटिव को या अपने फेवर में कोई भी डिसीजन ले। कंपनी एक्ट ने प्रोविजन इंक्लूड करी कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉ एक्शन सूट की और विसल ब्लोअर की भी।
देन आ जाते हैं 7th पॉइंट इसका, प्रोविजन रिलेटेड टू स्पेंडिंग बजट ऑन CSR एक्टिविटी भी ड्राफ्ट की गई, मतलब क्या क्या प्रोविजन होनी चाहिए CSR एक्टिविटी वो भी कंपनी एक्ट में ऐड की गई। अब आ जाते हैं CII इनिशिएटिव, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, 1895 में ये सेटअप हुई थी। ये वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंडिया के अंदर जो कि लिया गया था, मतलब सबसे स्टार्टिंग में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव इंडिया में लिए गए थे वो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने लिए थे। इसको इनिशियली बोला जाता था इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन, और ये बना था, मतलब 4 इंजीनियरिंग फर्म थे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उन्होंने मिलकर बनाया था। और इसका जो मतलब ये था वो मेन एम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना, क्योंकि उस टाइम पे ये हो रहा था कि ब्रिटिश जो है वो अपनी जो इंडस्ट्रीज़ थी होम टाउन वाली उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी और उन्हीं से इंपोर्ट कराई जा रही थी चीज़ें, और जो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक कंट्री थी, ये सब इसमें नहीं लिखा है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, और बाकी मतलब जो भी वो इंपोर्ट कराई जा रही थी और जो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको मौका ही नहीं दे रही थी काम करने का। तो इन लोगों ने इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन 5 इंजीनियरिंग फर्म मिली और इन्होंने प्रेशर बिल्ड किया था ब्रिटिश कंपनी के ऊपर, और इनका कहना था कि जो डोमेस्टिक कंपनी है वो इतनी कैपेबल है कि वो अपने डोमेस्टिक डिमांड को मीट कर सके, ठीक है। बट लेटर ऑन इसने क्या किया कि अपने आप का स्कोप बड़ा कर लिया, और देन ये बन गई CII जो कि एडवाइजरी और कंसल्टेशन प्रोसेस के थ्रू काम करती थी। इसका एम था कि इंडिया के इंडस्ट्रियल इंगेजमेंट को ट्रांसफॉर्म करना और नेशनल डेवलपमेंट करना। इसके जो मेंबर्स थे वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ थे, स्मॉल मीडियम इवन द बिग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भी इसके मेंबर थे, जिनका एम था कि वर्किंग पैटर्न को मैनेज करना, इम्प्रूव करना और प्रमोट करना ग्रोथ को। CII कमेटी अपॉइंट हुई थी 1997 में फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और इसने एक कोड प्रेजेंट किया था, डिजायरेबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। ये कोड फोकस करता था फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड पे, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इस बोर्ड ने सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट 30% ऑफ द बोर्ड मेंबर जो होने चाहिए वो पर्सनली कॉम्पिटेंट होने चाहिए, इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का जो मिनिमम टर्नओवर है वो 100 करोड़ है, अगर 100 करोड़ मिनिमम टर्नओवर है किसी कंपनी का, तो उसके मेंबर जो होने चाहिए एटलीस्ट 30% बोर्ड मेंबर वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और जो चेयरमैन होना चाहिए बोर्ड का वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। जो फर्म का मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन होना चाहिए, अगर किसी फर्म में मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन सेम है तो उसका 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देन इसने कोड ने कहा कि कंपनी को डिस्क्लोजर नॉर्म भी फॉलो करने चाहिए और इंप्रूव करना चाहिए जो ये डिस्क्लोज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को, और जो ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट GDR पॉलिसीज़ हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। और जितनी भी इसने कोड ने ये भी कहा था कि बिज़नेस की जो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं उनके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन बाहर आनी चाहिए, शेयर प्राइस के रिगार्डिंग भी, मतलब सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए। देन आ जाते हैं हमारा SEBI, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी जो गाइडलाइंस है उसमें भी लिखा था कि इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। SEBI लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015, SEBI ने इंट्रोड्यूस किया LODR रेगुलेशन 2015 में, जो कैरी करता था रूल फॉर लिस्टिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी जो इंडिया में डील हो रही थी। ये पहली अमेंडमेंट प्रोविजन था, इसके जो पहली अमेंडमेंट प्रोविजन था वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड था। इन्होंने कहा कि अगर आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में जो रिलेटेड पार्टीज़ है वो वोट नहीं कर रही तो आपको स्पेशल रिसोल्यूशन की जरूरत नहीं है, आप ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन भी पास कर सकते हो। सेकंड ये था कि प्रमोटर्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं एज अ पब्लिक शेयर होल्डर सर्टेन कंडीशन में। अब इसके फीचर्स क्या थे? पहला चैप्टर 2 ऑफ एक्ट रेगुलेटिंग गाइडलाइन प्रिंसिपल, चैप्टर 2 जो था ना इस एक्ट के, उसमें जो गाइडलाइंस थी वो कनेक्ट करती थी पीरियोडिक डिस्क्लोजर, मतलब क्या क्या डिस्क्लोज होना चाहिए लिस्टेड कंपनी के थ्रू, ये सारी लिस्टेड कंपनीज़ के ऊपर लगता था। देन आ जाता है चैप्टर 3 रिलेटेड टू कॉमन ऑब्लिगेशन। ये कॉमन ऑब्लिगेशन थी जनरल ऑब्लिगेशन, जो कि रिगार्डिंग थी कि कंप्लाइंस ऑफिसर आपको रखना है, रजिस्ट्रेशन कैसे फाइल करना है उसके रिगार्डिंग। देन चैप्टर 3 से लेकर 9 तक जो भी प्रोविजन थी वो एक स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ पे लगती थी, जैसे कि आपकी इक्विटी सिक्योरिटी पे 4th प्रोविजन लगती है, ऐसे करके डिबेंचर्स पे 5th लगती है, ऐसे सब। देन चैप्टर 10th एंड 11th ये रिलेटेड था मॉनिटरिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इनका कहना था कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको देखना चाहिए कि जो फर्म्स हैं वो उनको मॉनिटर करना चाहिए कि फर्म्स कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं प्रोविजंस को, और अगर नॉन कंप्लाइंस हो रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह सारी चीज़ हो रही है तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए SEBI को। देन LODR रेगुलेशन, उन्होंने क्या किया, जितनी भी इसने ना बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन जो था वो प्रोवाइड किया था चीज़ों का। इसने जितने भी रिलेटेड प्रोविजंस थी उनको एक साथ ग्रुप कर दिया था। जो लिस्टिंग प्रोविजंस थी जो भी कंपनी एक्ट से अलाइन कर रही थी इसकी, तो इसने उनको
मतलब मर्ज कर दिया था ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ना हो। और लिस्टिंग एग्रीमेंट हैज़ बीन मेड, जितने भी लिस्टिंग एग्रीमेंट थे वो सिंपल बना दिए थे, प्रिस्क्राइब बना दिए थे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। और जो जिन्होंने भी मतलब पिछला वाला जो एग्रीमेंट था वो एक्सेप्ट कर रखा था, उनको नया एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने का टाइम पीरियड दिया था 6 मंथ। देन एप्लीकेटिव ऑफ द रेगुलेशन, ये जो रेगुलेशन थी वो अप्लाई होती थी सारी लिस्टेड कंपनी पे जो कि स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी भेजती थी। कौन कौन सी सिक्योरिटी थी? अगर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, या फिर यूनिट यूज बाय द म्यूचुअल फंड। अब आ जाता है प्रिंसिपल जो गवर्निंग डिस्क्लोजर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी को गाइड करते हैं। पहला एक्यूरेसी, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर हो रही है, डिस्क्लोज हो रही है, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होनी चाहिए। दूसरी ट्रूथफुल, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरा टाइमलेसनेस, जो भी इन्फॉर्मेशन है टाइम से प्रोवाइड करो, लेट प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। क्लियरिटी, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर और ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। कंप्लाइंस, कि SEBI के जितनी भी रेगुलेशन है उन सबको आप फॉलो करो। एंड परफॉर्मेंस, मतलब ये पीरियोडिक रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि डिस्प्ले करे इन्वेस्टर्स को कि क्या कंपनी की परफॉर्मेंस चल रही है। अब लिस्टेड कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं जिन्हें लिस्टेड कंपनीज को फॉलो करना होता है। पहला, राइट टू शेयर होल्डर, इसमें ये था कि टाइमली इन्फॉर्मेशन जो है वो सब देनी चाहिए शेयर होल्डर्स को, उनको राइट टू वोट देना चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछे मीटिंग के अंदर, और मीटिंग के एजेंडा में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी करे, और उनके ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। दूसरा, उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली शेयर्ड होनी चाहिए जनरल मीटिंग के बारे में, लोकेशन, इशू टू बी डिस्कस, ठीक है। देन आ जाते हैं ऑल शेयर होल्डर हैव टू बी ट्रीट इक्वली, और इनसाइडर ट्रेडिंग को बिल्कुल प्रिवेंट करना चाहिए। रोल ऑफ द स्टेक होल्डर्स के रोल क्या थे कि उनका राइट प्रॉपर देना चाहिए, विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म होना चाहिए, टाइमली और रिलायबल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, डिस्क्लोजर एंड द ट्रांसपेरेंसी, दे शुड बी इंश्योर कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, और जो भी मीटिंग हो रही है उसकी मिनट्स आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या था कि आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए, मतलब बोर्ड जो है वो सारी मटेरियल इंटरेस्ट, अगर उसका कोई भी मटेरियल इंटरेस्ट है किसी भी ट्रांजैक्शन में तो वो सबको बताए। दूसरा, बोर्ड का फंक्शन है कि वो गाइडेंस प्रोवाइड करे और रिव्यू करे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को, वैल्यू कल्चर जो है एग्जीक्यूटिव का वो सेटअप करे, और अगर कोई भी डिसीजन ले रहा है तो वो गुड फेथ मिले और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मिले। शेयर होल्डर्स जो है वो प्रॉपरली ट्रीट होने चाहिए बोर्ड के थ्रू, मतलब बोर्ड उनको किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करे और हाई एथिकल स्टैंडर्ड को सेट करे। SEBI लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन जो थी उन्होंने गाइडिंग फोर्स की तरह काम करा सारी एंटिटी को जो भी परफॉर्म कर रहे थे मार्केट में, और इसने इंश्योर किया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अच्छे से सेटअप हो। देन आ जाती है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज कोटक कमेटी। कोटक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी SEBI के द्वारा 2017 में अंडर द चेयरमैनशन ऑफ द उदय कोटक। ये कमेटी का ऑब्जेक्टिव था कि जो इंप्रूवमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फील्ड में कुछ इंप्रूवमेंट सजेस्ट करे। तो क्या क्या रिकमेंडेशन इन्होंने की हम देखने वाले हैं। पहला, डायरेक्टर कमेटी ने कहा कि जो एनुअल रिपोर्ट है वो डिस्क्लोज करे वेरियस लिस्ट ऑफ द मतलब लिस्ट डिस्प्ले करे वेरियस कॉम्पिटेंसी की कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज कौन कौन सी रिक्वायर्ड है बोर्ड के अंदर, ताकि एक अच्छी तरह से कंपनी चले, और फिर उनके कंपैरिजन में अपने जो मेंबर्स हैं अपने बोर्ड मेंबर्स के क्या क्या एग्जिस्टिंग स्किल्स है वो भी शो करें। देन बोर्ड को सर्टिफाई करना होगा सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो अपॉइंट हो रहे हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करके हो रहे हैं या नहीं, ये बोर्ड को सर्टिफाई करना पड़ेगा, मतलब लिख के देना पड़ेगा कि हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे, और जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो रही है या नहीं। और डिक्लेरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी देनी पड़ेगी, और इससे क्या होगा, और एक चीज़ और थी कि जो पीपल हैं प्रमोटर्स जो हैं प्रमोटर्स ग्रुप वो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह नहीं रखे जा सकते। देन नॉमिनेशन एंड द रुमिनेशन कमेटी आइडेंटिफाई सुटेबल पर्सन फॉर द रोल इन सीनियर मैनेजमेंट। जो नॉमिनेशन कमेटी है वो आइडेंटिफाई करेगी कि सीनियर मैनेजमेंट के रोल के लिए कौन सही है, और ये कमेटी जो है वो गाइडलाइन भी इशू करेगी अपॉइंटमेंट के लिए और रिमूवल के लिए, और कितनी सैलरी देनी चाहिए सीनियर मैनेजमेंट को। 50% ऑफ द मेंबर इस कमेटी के इंडिपेंडेंट होने चाहिए। देन ऑडिट कमेटी जो है वो इवल्यूट करेगी कैसे फंड यूटिलाइज हुआ है जो कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को दिया है। मतलब अगर सब्सिडरी कंपनी को मैंने अपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई फंड दिया है जो कि 100 करोड़ है, 100 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर मेरी सब्सिडरी कंपनी के जो टोटल एसेट है उसके 10% से ज़्यादा है, तो फिर ऑडिट कमेटी इवल्यूट करेगी कि उस फंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। देन कमेटी सजेस्ट करेगी पर्सन कैन ओनली बी अ डायरेक्टर। जो एक कमेटी ने बोला कि एक पर्सन जो है वो सिर्फ 8 लिस्टेड कंपनीज़ का मैक्सिमम 8 लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर रह सकता है, और उसमें सिर्फ 7 कंपनी का ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता है। सेक्रेटरियल ऑडिट भी कहा कि सेक्रेटरियल ऑडिट भी करना पड़ेगा अंडर द रेगुलेशन 24A।
अब जो डेफिनेशन है रिलेटेड पार्टी की वो इसमें दे रखी है। फिर कंपनी ने कहा कि हाफ ईयरली डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, और पब्लिकेशन के एटलीस्ट 30 डेज के अंदर अंदर ही हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट आपको कंपनी की वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। देन रिलेटेड पार्टी हैव बीन अ राइट टू कास्ट, मतलब रिलेटेड पार्टी के पास भी राइट है कि वो नेगेटिव वोट कास्ट कर सकता है किसी भी ट्रांजेक्शन में, नॉट अ पॉजिटिव, जस्ट नेगेटिव। रिकमेंडेशन मॉडिफिकेशन, जो कमेटी थी उसने कहा कि जितनी भी लिस्टेड कंपनी थी मोर देन 40% जिसने भी पब्लिक शेयर होल्डिंग, मतलब जिस भी लिस्टेड कंपनी का पब्लिक शेयर होल्डिंग 40% से ज़्यादा है, उन्हें 2 इंडिविजुअल्स लोग होने चाहिए, मतलब चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर एक नहीं हो सकता, अलग अलग होंगे। कमेटी ने यह भी कहा कि एक वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए सारी लिस्टेड कंपनीज में बाय द अक्टूबर 2018 तक सारी लिस्टेड कंपनी में एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। कमेटी ने यह भी कहा कि जो पेमेंट है रॉयल्टी का टू द लिस्टेड कंपनी, अगर रॉयल्टी पेमेंट 5% से ज़्यादा है एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर का, तो उसे भी शेयर होल्डर के अप्रूवल की ज़रूरत है। कमेटी ने कहा कि जो कोरम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोरम का मतलब क्या होता है कि मीटिंग में कितने मेंबर होने चाहिए ताकि कोई भी रिसोल्यूशन आप पास कर सको या मीटिंग वो वैलिड कहलाए। उसमें एटलीस्ट 6 डायरेक्टर होने चाहिए, इधर 3। अगर एटलीस्ट 6 डायरेक्टर का कोरम है तो उसके अंदर 3 या फिर 2/3 ऑफ टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट होने चाहिए। मान लो मेरी कंपनी के अंदर 6 ही डायरेक्टर है तो उसका 2/3 कितना हो गया, दैट इज़ 4 डायरेक्टर। तो या तो 4 डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए, वो 1/3 कितना हो गया, 2 डायरेक्टर। या तो 2 डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए, 3 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर। तो मतलब 2 या 3 में से जो हायर है वो प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज़ 3। सेबी ने कहा कि ये सेम ये सेबी ने टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई किया 1 अप्रैल 2019 से। फिर था कि एनुअल जनरल मीटिंग वर एडवाइज टू टेक प्लेस विद इन अ 5 मंथ विच वॉज अर्लियर 6 मंथ। पहले था कि एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो 6 मंथ में हो सकती है, बट अब ये था कि 5 मंथ में होनी चाहिए। इसी के साथ आपका जो 4th यूनिट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो आपका लिंक है वो हमारी पोस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के जो नोट्स है, इवन गाइडलाइंस वगैरह सब वहीं पे अवेलेबल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।